बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम 2014 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया था और उससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है क्या। तो इसकी स्टेटमेंट अगर इस तरह से मैं पढ़ूँ, ए मैस एम इज सस्पेंडेड बाय 3 केबल्स। तो एक मैस है हमारे पास जो कि लटका हुआ है 3 केबल्स के थ्रू, और उन केबल्स में टेंशन जो है वो T1, T2 एंड T3 विच आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जो उन केबल्स में जो टेंशन है वो T1, T2 और T3 है, और इन तीनों टेंशन्स की उन्होंने हमें ये 3 इक्वेशंस दे दी हैं। इन इक्वेशंस से हम इन जो टेंशन है T1, T2 और T3 इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन इक्वेशंस को बेसिकली हमने सॉल्व करना है और तीनों टेंशन्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है, T1, T2 और T3। तो जो हमें पूछा गया वो यही है कि राइट मैटलैब प्रोग्राम टू सॉल्व दी टेंशंस यूजिंग 3 मेथड। तो हमने 3 मेथड यूज़ करके तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और T1, T2 और T3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और इसमें हमें ये बता दिया गया कि mg की वैल्यू हमने रखनी है 1, m इंटू जी की वैल्यू हमारे पास इन्होंने बता दिया कि इसकी जगह पे हमने 1 रखना है। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन और सॉल्व करने के लिए तो उनको मैट्रिक्स के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2-3 मैट्रिक्स के दो तो बहुत ही फेमस मेथड हैं, एक क्रैमर रूल और एक इन्वर्स मेथड। तो इन दो मेथड से तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड मेथड जो मैं यूज़ करूँगा वो बाय लेफ़्ट डिवीजन मेथड का जो मैं यूज़ करूँगा, वो मैटलैब में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लेफ़्ट डिवीजन का, उसको यूज़ करके हम थर्ड मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स के मेथड में अगर सबसे पहले मैं देखूं कि इन्वर्स मेथड के थ्रू हम किस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम अक्सर आपने देखा होगा कि इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म में होती हैं, ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3। इस तरह से ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, x1, x2, x3। फिर इसी तरह से दूसरी इक्वेशंस के अंदर भी हमारे पास x1, x2, x3 या x, y, z की फॉर्म में वेरिएबल होते हैं। तो x वाला जो कोफिशिएंट होता है तीनों का वो हम एक कॉलम में लिख देते हैं मैट्रिक्स में, और y वाला जो हमारे पास कॉलम बनता है, जो कोफिशिएंट बनते हैं उनको दूसरे जो है कॉलम में लिखते हैं मैट्रिक्स में, और जो z वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उसको हम तीसरे कॉलम में लिखते हैं मैट्रिक्स में, और उनको मैट्रिक्स में बंद कर लेते हैं। और जो ये बराबर के इस तरफ जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको मैट्रिक्स बी कंसिडर करते हैं हम। तो इसको भी मैं इसी तरह से करूँगा। सबसे पहले इसको मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मैटलैब में लेके आऊँगा और फिर उस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे 3 मेथड से, एक इन्वर्स मेथड से, फिर एक क्रैमर रूल से, और तीसरा हम जो यूज़ करेंगे वो बाय लेफ़्ट डिवीजन जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो देखते हैं। तो ये पहले से मैंने इसको वैसे तो लिख के रखा हुआ है एम फाइल के अंदर। तो मैंने आपको बोला था कि आपने पेपर में भी इसी तरह से लिखना है जिस तरह से हम एम फाइल के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने एम जी की वैल्यू हमें जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे मैटलैब को बता दिया कि जहाँ पे भी मैं वर्ड एम जी लिखूँगा उसका मतलब है 1। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो ये मैंने मैटलैब को बता दिया। इसके बाद मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस जो इन्होंने हमें दी हुई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे जो T1 का कोफिशिएंट है ये हमारे पास आने वाला है मैटलैब मैट्रिक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास ये एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट जो होगा वो ये हमारे पास एलिमेंट होगा T2 का जो कोफिशिएंट है, और T2 का कोफिशिएंट हमारे पास है -3 इंटू स्क्वायर रूट 34। और जो थर्ड जो हमारे पास टर्म होगी मैट्रिक्स में वो 1/40 स्क्वायर रूट 42 है। तो यही मैंने यहाँ पे जो है जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो पहली रो है इनमें ये तीनों वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं, 1/√35 -3 इंटू स्क्वायर रूट 34। और जो थर्ड इसका जो मेरे पास है जो नंबर या जो भी इसकी वैल्यू है वो है 1/√42। इसके बाद सेमी कॉलन है, इसका मतलब ये कि ये पहली रो कंप्लीट हो गई है मैट्रिक्स की, और इसके बाद इसकी सेकंड रो अब चल रही है। तो सेकंड रो में मेरे पास सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट आएंगे। तो इसमें T1 के जो कोफिशिएंट है वो 3/√35 है, और T2 चूँकि नहीं है तो वो 0 कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से ये मैंने लिखा हुआ है 3/√35, और सेकंड कोफिशिएंट जो है वो 0, और थर्ड वाला जो कोफिशिएंट है T3 का कोफिशिएंट वो -4/42, और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4/√42। इसके बाद फिर सेमी कॉलन, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई और आगे थर्ड इक्वेशन हमने लिखनी है और उसके कोफिशिएंट लिखने हैं, तो उसके लिए 1/35 स्क्वायर रूट, तो 1/35 स्क्वायर रूट, और फिर इसी तरह से इन दोनों की वैल्यूज़ भी लिख ली हमने। तो ये बेसिकली मेरे पास पूरा मैट्रिक्स मैंने स्टोर कर दिया ए के अंदर, और जो बराबर के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम आमतौर पे बी मैट्रिक्स रखते हैं। तो 0, 0 और एम जी, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया।
अब अगर इन्वर्स मेथड के थ्रू हम देखें तो इन्वर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास होता है, अगर मैं यहाँ पे मैटलैब में आपको लिख के वो बताऊं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि a इंटू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू बी। तो बेसिक ये इक्वेशन हमारे पास बनती है जब मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं। अगर आप देखें जो है इसको इन्वर्स मेथड को या मैट्रिक्स के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड देखें तो उसमें इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं। ये ए मैट्रिक्स होता है, ये एक्स मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ए की कॉलम होता है एक्स वाई जी, और ये बी मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास बराबर के दूसरी तरफ जो होती हैं टर्म्स 0 0 और एम जी, इसके अंदर ये बी मैट्रिक्स हमारे पास होता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ला के इन्वर्स कर देते हैं या दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इन्वर्स और ए जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ मेरे पास आ जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ ए, मतलब उसके लिए मैं आई एन वी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन्वर्स ऑफ ए और फिर इनटू बी, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम b से। तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ होती हैं। दोनों तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक ही कॉलम आएगा एक्स वाई जी एक्स की जगह पे, और यहाँ पे भी हमारे पास एक ही कॉलम आएगा। फिर दोनों तरफ हम वैल्यूज़ कंपेयर करके तो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मतलब इस केस में हम T1 T2 की वैल्यूज़ और T3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो अब मैं इसको दोबारा से अपना जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसको निकालता हूँ। तो ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया, ये ए मैट्रिक्स आ गया। तो सिंपली हम सबसे पहले ऊपर शो करेंगे कि हम बाय इन्वर्शन मेथड से मैट्रिक्स को अपना सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया सिंपल DISP, मतलब डिस्प्ले, और ब्रैकेट में जो इन कॉमर्स के दरमियान में जो हम लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है आउटपुट में। और नीचे मैंने एक कोई भी मैट्रिक्स ले लिया M और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इन्वर्स ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं INV इंटू ए, मतलब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स, और मल्टीप्लाई कर दें आप बी से तो जो इसका आंसर आएगा वो एम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और वही बेसिकली हमारे पास वैल्यूज़ होंगे T1 T2 और T3 की, वही वैल्यूज़ हमारे पास होंगी। और उन वैल्यूज़ को अगर आप प्रिंट कर दें, उसको आउटपुट में शो कर दें तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। और प्रिंट करने के लिए मैंने बताया था कि हम कमांड यूज़ करते हैं fprintf। जब आपने एज इट इज़ कोई भी वर्डिंग डिस्प्ले करनी होती है तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं DISP कमांड। और जब आपने आउटपुट शो करनी होती है, कोई भी नंबर्स आउटपुट पे शो करने होते हैं, कोई भी आपके पास किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई क्वांटिटी है और वो आपने शो करनी हो, तो उसके लिए कमांड हम यूज़ करते हैं fprintf। तो उसके अंदर fprintf में फिर ये कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट में आएगा। सिर्फ जहाँ पे ये परसेंटेज और f लिखा हुआ है वहाँ पे हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू आएगी। फिर सेकंड टाइम जहाँ पे ये परसेंटेज f आएगा वहाँ पे ये दूसरी वैल्यू शो करेगा। और थर्ड जहाँ पे परसेंटेज f लिखा होगा वहाँ पे ये थर्ड वाली वैल्यू हमें यहाँ पे शो करेगा। इस m की जगह पे आप t भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप T1 T2 और T3 कर सकते हैं। अगर मैं इसको, क्योंकि टेंशन हमने फाइंड करनी है तो आप इसको t की फॉर्म में ही रख लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये T1 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे T2 और ये T3, तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगी। अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो मैंने इसको रन किया। इससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब ये मेरे पास मैटलैब की जो कमांड विंडो है बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने। अब इसको रन करते हैं। तो अब रन करने के बाद ये मेरे पास सबसे ऊपर क्या आया, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कि हम इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स को। उसके बाद उसने मैटलैब ने बताया, वार्निंग एक दिया मैं, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि हमारा जो मैट्रिक्स प्रॉब्लम में दिया गया है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। मतलब ये जो हमने मैट्रिक्स एंटर किया हुआ है, जो क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बना है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हमें पता है कि उसका मॉड जो है वो 0 होता है, और उसका जो इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो फिर उसकी टेंशन जो T1 T2 T3 की वैल्यूज़ भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम था। इसके अंदर ये तो यहीं पे पहले मेथड से ही हमें पता चल गया कि इसकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं निकलने वाली है। इसकी जगह पे उसने T1 दे दिया, NaN, मतलब इसका कोई आंसर नहीं निकल रहा। तो ये तो पहला मेथड हमने देखा। दूसरे मेथड से देख लेते हैं अब कि दूसरे मेथड से क्या हमारे पास कुछ आउटपुट आती है। तो यहाँ पे T हमारे पास जो इन्वर्स आ गया और ये प्रिंट हमने कर दिया, तो यहाँ तक प्रोग्राम हमारा चल गया, हमने देख लिया। फिर ये यहाँ तक एक मेथड कंप्लीट हो गया हमारा, जो हमने इन्वर्स मेथड यूज़ करके जो किया उससे हमें पता चल गया कि जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको। फिर सेकंड मेथड देखते हैं, बाय लेफ़्ट डिवीजन।
तो लेफ़्ट डिवीजन मैटलैब के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है कि बैक स्लैश जो है वो लेफ़्ट डिवीजन के लिए यूज़ की जाती है। तो मैट्रिक्स को अगर आप मैट्रिक्स की लेफ़्ट डिवीजन ले लें मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स बी के साथ, मतलब ए मैट्रिक्स जिसमें आपने वो सारे कोफिशिएंट रखे हुए हैं और बी मैट्रिक्स जो बराबर के दूसरी वाली साइड पे जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ हैं और उसकी लेफ़्ट डिवीजन दोनों की आपस में ले लें, तो वो आपके पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ ही निकाल के देता है। मतलब इस केस में हमारे पास टी है तो टी की वैल्यू निकाल के देगा टेंशन की। तो यहाँ पे मैं इसको टी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया टी, यहाँ पे मैं T1 और फिर T2 और इसको T3। तो ये मैं सबसे पहले ऊपर ये शो कर देगा डिस्प्ले बाय लेफ़्ट डिवीजन मेथड के लेफ़्ट डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और लेफ़्ट डिवीजन जो मेथड है उसकी कमांड ये है कि आप जिसमें स्टोर करना चाह रहे हैं अपना आंसर वो यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स, और जिन दोनों के दरमियान में लेफ़्ट डिवीजन लेनी है आपने ए, और ये बैक स्लैश वर्ड यूज़ किया हुआ है, बैक स्लैश का सिंबल यूज़ किया हुआ है। एक डिवाइड का सिंबल जो होता है वो इस तरह का होता है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये डिवाइड है। तो ये डिवाइड नहीं हमने लिया हुआ, ये बैक स्लैश है, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइन में ये बैक स्लैश होता है, तो ए बैक स्लैश बी, इसको लेफ़्ट डिवीजन भी बोलते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब का। ये जब हम दो मैट्रिक्स के दरमियान में इस तरह से बैक स्लैश अप्लाई करते हैं तो वो लेफ़्ट डिवीजन मेथड से हमें बेसिकली उसके रूट ही फाइंड करके देता है, उसकी जो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड करके देता है। अब रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये प्रिंट में मैंने वही चीज़ लिख दी है, तो f कमांड से। तो अब सेकंड वाला देखते हैं। तो ये यहाँ तक तो हमने देख लिया आगे बाय लेफ़्ट डिवीजन मेथड, और यहाँ पे फिर उसने वार्निंग दे दी कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो आपके पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसने भी सेकंड मेथड ने भी इसको वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो इसके कोई भी जो आंसर है वो नहीं निकल सकती, एक्स वाई जी या T1 T2 T3 की वैल्यूज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो लास्ट पे हम इसी तरह से क्रैमर रूल भी यूज़ करेंगे, और क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं कि पहले कॉलम को हम चेंज कर देते हैं, जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसके पहले कॉलम से चेंज कर देते हैं अपने मैट्रिक्स बी के पहले जो कॉलम है उससे, और फिर हम मॉड फाइंड कर लेते हैं ए का भी, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए का भी, और फिर जो न्यू हमारे पास मैट्रिक्स है उसका भी, फिर दोनों का हम जो उनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो उससे हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू आ जाती है। चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट तो आएगा ही ज़ीरो, जो इसका मोड होगा वो तो ज़ीरो आएगा, तो इसलिए ये भी हमें यही बताने वाला कि हमारे पास जो है आंसर में कुछ भी नहीं आएगा। हमारे पास आंसर में ये इन्फिनिटी बता रहा है कि आपके पास आंसर में इन्फिनिटी आने वाला है, क्योंकि हमारे पास जब ए मैट्रिक्स का मोड ही ज़ीरो आएगा तो किसी भी चीज़ को आप ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी देगा। तो इस मेथड ने भी बता दिया कि ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू फिर हम इसमें नहीं फाइंड कर सकते। इसके आंसर में आप यही लिखेंगे कि इससे जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का चूँकि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम इनको साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व नहीं कर सकते इन इक्वेशंस को। तो ये हमारा पहला है लॉन्ग क्वेश्चन, इसका पार्ट ए हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ कि पार्ट बी में क्या बताया हुआ है। राइट मैटलैब प्रोग्राम टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रीड रेजिस्टेंस फ्रॉम यूज़र। तो उसने बोला कि एन रेजिस्टेंस है आपके पास जो कि सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए हैं, और आपने उन जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई हुई हैं उनकी वैल्यूज़ आपने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है, और टोटल रेजिस्टेंस आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देनी है। जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करके देनी है। तो इसको भी मैटलैब में देख लेते हैं। तो अब मैटलैब में चूंकि हमें पता है कि आम तौर पे हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगे हों तो वो बिल्कुल सिंपल ऐड हो जाती हैं आपस में। टोटल रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करने के लिए हम सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अगर मेरे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस है R1 और फिर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R2, तो आप दोनों को ऐड कर दें तो वो बराबर होगी आपके पास टोटल रेजिस्टेंस के, तो RT के बराबर हो जाएगा आपके पास वो। तो इस तरह से जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो सबको आप ऐड कर देंगे, और पेपर में आप इसको किस तरह से लिखेंगे क्योंकि यूज़र से हमने लेनी है वैल्यूज़। तो ये मैंने पहले से इसको लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे n, और यूज़र से ये पूछेंगे कि रेजिस्टेंस लगी कितनी हुई है। ठीक है, n हमें क्वेश्चन में तो बोला गया कि n रेजिस्टेंस है, तो n की वैल्यू यूज़र ही हमें बताएगा कि कितनी रेजिस्टेंस है जिसका सम हमने फाइंड करना है। तो आप एक n वेरिएबल ले लें और आउटपुट पे एक मैसेज दें। n के अंदर एक वेरिएबल आप लेके इसके अंदर वैल्यू यूज़र से लें कि कितनी रेजिस्टेंस है आपके पास।
तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट मैंने आपको बोला था कि जब भी इनपुट की कमांड आएगी तो मतलब हम यूज़र से कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा होगा इन कॉमास के दरमियान में, तो वो आउटपुट पे एज इट इज़ शो होगा, और फिर आप जो भी एंटर करेंगे वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये आउटपुट पे जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट पे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स है, जो रजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ एक बार, ये मैंने रन किया और मैटलैब की स्क्रीन साथ ही ओपन हो गई और लिखा हुआ आ रहा है एंटर नंबर ऑफ़ रजिस्टर, कि मेरे पास कितने रजिस्टर हैं। तो मैंने 4 प्रेस करके एंटर कर दिया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सम, क्योंकि सम हमने फाइंड करना है, सिंपल सम फाइंड करना है, जितने भी रजिस्टर की वैल्यूज़ पुट करेगा यूज़र, जितने भी देगा उन सब का सम फाइंड करना है हमने। तो मैंने पहले से एक वेरिएबल ले लिया s, और उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया कि उसकी वैल्यू स्टार्ट में 0 है, और फिर मैंने लूप लगा दिया कि i जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और n तक ये लूप चलता जाएगा। n बेसिकली नंबर ऑफ़ रजिस्टर है, कि 1 से स्टार्ट होगा और जितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं उतनी बार वो यूज़र से कहेगा कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू एंटर करें। तो पहली बार जब रेजिस्टेंस की वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, तो वो सेव हो जाएगी s प्लस आर। तो s पहले से 0 है और r की जगह पे रजिस्टर आ जाएगी, तो s के अंदर जो वो r की वैल्यू देगा वो स्टोर हो जाएगी। दोबारा फिर लूप चलेगा, अगर एक से ज़्यादा n की वैल्यू अगर एक से बड़ी है तो दोबारा फिर लूप चलेगा। फिर आउटपुट पे जो यूज़र के पास जाएगा एंटर रेजिस्टेंस वैल्यू, फिर वो कुछ ना कुछ अगर वैल्यू पुट करता है, तो प्रीवियसली s के अंदर कितना सेव था, r की वैल्यू सेव थी प्रीवियसली, और न्यू r यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वो टोटल सम ऐड होता जाएगा, और जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार रजिस्टर की वैल्यू ऐड होती जाएगी, और हमारे पास लास्ट पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी सबका सम कैलकुलेट हो गए s के अंदर सेव हो जाएगा। फिर s की वैल्यू को हम आउटपुट पे शो करवा देंगे f, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, परसेंटेज के साइन पे हमारी जो भी ये वैल्यू है वो यहाँ पे आउटपुट पे आएगी, और /n का मतलब कि ये आउटपुट शो करने के बाद वो हमारा पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो अब चूंकि मैंने इसको एक बार रन किया हुआ है और रजिस्टर की वैल्यू मैंने दे दी है 4, कि मेरे पास 4 रजिस्टेंस हैं, तो पहली वैल्यू वो मांग रहा है, तो मैंने पहले वाले को 100 बोल दिया कि पहली मेरी जो रजिस्टर लगी हुई है वो 100 ओहम की है। फिर अब वो दोबारा फिर पूछ रहा है, तो फिर सेकंड टाइम मैंने बोल दिया 200, तो 300 और 400। तो टोटल उसने मुझे बता दिया कि आपके पास 1000 ओहम जो है वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो आप अगर इनको ऐड कर लें 4, 3, 2 और 1, तो ये मेरे पास 10 आता है, तो मतलब 1000 ओहम रेजिस्टेंस ही हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम होगा, और इतना सा प्रोग्राम आप जो है लिखेंगे अपने पेपर में। तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है 2014 का कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है इसका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और फिर हमारा ये पास पेपर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।